नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माथी पांड्या के साथ। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार को आयोजित अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के द्वितीय सम्मेलन 2025 में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल के साथ सम्मिलित हुए। इसमें छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। साव ने रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि राजस्थान में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन, जल विशेषज्ञों और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसमें विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री, स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और जल विशेषज्ञों से जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही सभी राज्यों ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना की है। इसके लिए जल सुरक्षित राष्ट्र होना आवश्यक है। कॉन्फ्रेंस में भारत को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए गहन चिंतन किया गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला है। साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जन भागीदारी से जल संरक्षण को लेकर वृहद स्तर पर काम हुआ है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। इसे कॉन्फ्रेंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार को आयोजित अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के द्वितीय सम्मेलन 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ सम्मिलित हुए। इसमें छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। राव ने रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि राजस्थान में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन, जल विशेषज्ञों और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसमें विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री, स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और जल विशेषज्ञों से जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही सभी राज्यों ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है। रुक करेंगे झारखंड का, जहां पर बोकारो स्टील प्लांट के ऐश पॉन्ड में अब जगह नहीं बची है। इसलिए BPCL प्लांट से उत्सर्जित ऐश का पानी कूलिंग पॉन्ड में भेज रहा है। यह काफी गंभीर मामला है। यह बातें जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरजू राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोकारो परिसदन में कही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले विधानसभा सत्र में इसे मुद्दे को उठाया जाएगा। साथ ही पूरे मामले को लेकर NGT में भी लाया जाएगा। BPCL के अधिकारी उनसे मिलने आए थे, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। उनसे बातचीत करने पर यह प्रतीत हुआ कि अधिकारी पर्यावरण नुकसान को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि ऐश पानी के साथ मिलकर कूलिंग पॉइंट में जा रहा है। उन्होंने कहा कि BPCL प्रबंधन अपनी नाकामियों का ठीकरा वहां के स्थानीय ग्रामीणों पर छोड़ रहे हैं, उन्हें दोषी बता रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ऐश पॉन्ड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड समय समय पर नोटिफिकेशन जारी करते रहते हैं। पिछला नोटिफिकेशन मार्च 2024 में जारी किया गया, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी भी पावर प्लांट से जो फ्लाई ऐश पैदा होता है उससे किस प्रकार डिस्पोज किया जाए, इसके लिए पावर प्लांट का ओनर जिम्मेदार होता है। पावर प्लांट को अपने वेबसाइट पर दर्शाना होता है कि वह किन किन कार्यों में ऐश का उपयोग कर रहा है। 20% ऐश ईंट बनाने में, सड़क का निर्माण में कहीं कहीं मिट्टी की जगह पर ऐश उपयोग किया जाता है। सीमेंट बनाने वाली कंपनियां भी ऐश का उपयोग करती हैं। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है, मिशन फ्लाई ऐश की। इसके अध्यक्ष सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और सभी विभागों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। ऐश से होने वाले पर्यावरण नुकसान को लेकर सरकारी काफी गंभीर नजर आ रही है। हम लोग बोकारो स्टील से ही अब जवाब तलब करेंगे कि 4 लाख टन है जो भी हर साल आप ऐश उत्पादन करते हैं, उसके डिस्पोजल का आपने क्या तरीका अपनाया है, क्या योजना उसकी बनाई है। मेरे हिसाब से कोई योजना नहीं है और अब इसका ये जिम्मा डाल रहे हैं कि जो ग्रामीण है, ग्रामीण हमारा काम नहीं होने दे रहे हैं। तो इतने साल तक ग्रामीण आपका काम होने दे रहे थे और जुलाई से नहीं होने दे रहे हैं, तो कोई कारण तो होगा। वही ग्रामीण हैं, वही लोग हैं, कोई समझौता आपका होगा, उस समझौते में अंतर आया होगा, उनकी कोई मांगे हैं साफ साफ तो भी नहीं बता रहे हैं।
क्या मांग है, तो ये माना जा सकता है कि आप लोग मिली भगत करके समस्या पैदा कर रहे हैं। एसडीओ को और डीसी को एक चिट्ठी लिखकर भेज दिया, भेजने के बाद आप सो गए। अगर आपकी इंडस्ट्री है, आप अगर ट्रेड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्लाई ऐश को, तो आपको तो सीरियस होकर दिन रात एक करके डीसी एसडीओ इसके ऊपर भी जाना पड़ता जाता है। पीएसयू है बोकारो स्टील, ये तो चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में एक इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में राज्य में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क विषय पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव को 4 भागों में बांटा गया था, जिसका मुख्य विषय आईटी एंड फ्यूचर स्किल, उभरती तकनीकियां, सर्विस सेक्टर एवं ऑटोमेशन व इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स था। कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय रांची के वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति डॉक्टर डीके सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग को मजबूत करना था। इस श्रृंखला में विभिन्न उद्योग जगत से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने अनुभव को साझा किया। पूरे कार्यक्रम में उद्योग जगत एवं शिक्षा जगत से लगभग 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा द्वारा दिया गया है एवं धन्यवाद ज्ञापन भी सैयद रियाज अहमद द्वारा किया गया। में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे पढ़ के बाहर आ रहे हैं और जो इंडस्ट्री में स्किल की रिक्वायरमेंट है, उसके बीच में गैप को देखा जा रहा है। जब वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्किल का गैप हो रहा है। ये डेटा से भी प्रूव हुआ है और कई रिपोर्ट्स में भी आ चुका है। इसको ध्यान में रख करके इस गैप को पूरा करने के लिए ये टेक्नोलॉजी पार्क का एक मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि एक फिनिशिंग कोर्स के रूप में, फिनिशिंग स्कूल के रूप में इसको डेवलप किया है। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो फिनिशिंग, सपोज आपने बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद में जो गैप रह जा रहा है इंडस्ट्री के हिसाब से जरूरत है, वो इस पार्क के माध्यम से जो फेंसिंग स्कूल होगा उसके माध्यम से इसको पूरा किया जाएगा। महाकुंभ में स्नान करने जा रहे यात्रियों की भारी भीड़ बोकारो रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। आपको बता दें कि झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के बोकारो स्टेशन पहुंचने से पहले यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन और झारखंड पुलिस पूरी तरह से तत्पर दिखाई देते नजर आए। आरपीएफ के जवान माइक से लोगों को बिना टिकट सफर करने से मना कर रहे थे। लोगों की भारी भीड़ बोगियों में भी देखने को मिली और लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाने की बात कह रहे थे। लोगों का कहना था कि प्रयागराज में स्नान करने से सभी तरह के पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में सब भगवान के सहारे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ लोग प्रयागराज जाने की बात करते हुए नजर आए। रेलवे स्टेशन पर एआरएम हेड क्वार्टर, डीएसपी, स्टेशन मास्टर समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। हम लोग का पुलिस मुख्यालय से आदेश है, सरकार का आदेश है कि जो भी कुंभ प्रयागराज जा रहे हैं उनको सुरक्षित हम लोग ट्रेन में चढ़ाएं और किसी प्रकार का कोई भी घटना ऐसा ना घटित हो, और उसको लेकर व्यापक पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। आरपीएफ, जीआरपी, लोकल पुलिस सब यहाँ पर है और मेरे नेतृत्व में, एआरएम साहब के नेतृत्व में यहाँ पर है सारे लोग, और हम लोग सबको चढ़ा दिए हैं यहाँ पर और सब लोग सकुशल बैठ गए हैं। जो कुंभ जा रहे हैं प्रयागराज, कितना भीड़ है? भीड़ कम से कम यहाँ पे कम से कम ट्रेन से 4000-5000 कुंभ के लिए जा रहे हैं लोग इस ट्रेन में। जगह मिला है? जगह नहीं मिला, हम लोग गेट पे खड़ा होकर जा रहे हैं। कितने लोग हैं? हम लोग पूरा परिवार 8 लोग हैं हम लोग। रुख करेंगे बिहार का, जहां पर भागलपुर में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दौरे को लेकर के भी
अब तैयारियां जोरों पर है। जदयू पार्टी कार्यालय में आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं की अहम बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने की है। इस बैठक में दरभंगा विधायक संजय सरावगी, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, अन्य नेता मौजूद रहे। पीएम 24 फरवरी को भागलपुर जिले से देश भर के किसानों को संबोधित करेंगे। जिले में भारी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों से आने वाले कार्यकर्ताओं एवं किसानों की तैयारी की व्यवस्था पर चर्चा करते हुए एक प्रचार रथ को भी रवाना किया गया है। यह प्रचार रथ 19 से 23 फरवरी तक भागलपुर जिले में सभी पंचायत एवं प्रखंड में पहुंचकर प्रधानमंत्री के भाषण सुनने के लिए 24 फरवरी को हवाई अड्डे में आने के लिए निमंत्रण देगा। भागलपुर में पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री द्वारा भागलपुर जिले में की गई विकास कार्यों की उपलब्धि से लोगों को अवगत कराया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा भागलपुर जिले के वृहद योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है, जहां भागलपुर में 12 करोड़ 10 लाख का पुलिस भवन निर्माण है, तो 200 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण, पीरपैती में 21,400 करोड़ का पावर प्लांट, भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने जैसे सहित कई अधिकांश विकास कार्यों को काम करने का काम किया गया है। वहीं भागलपुर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण, भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कैंसर से निपटने के लिए सुपर स्पेशलिटी विभाग की सुविधा, नाथनगर के चंपा नदी के अपस्ट्रीम में गोडियारी नदी पर चेक डैम का निर्माण और भागलपुर को स्मार्ट सिटी तहत कई योजनाओं का निर्माण करने की घोषणा की गई है। इस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा भागलपुर जिले को कई ऐसे अहम विकास कार्य कर एक विकसित भागलपुर जिला बनाने का काम किया जा रहा है। भागलपुर जहां जमालपुर गांव में खेत में महिला का शव मिलने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला झंडापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर गांव में स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के निकट मकई के खेत में महिला की लाश मिलने का है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक महिला की पहचान 30 वर्षीय ऋषि देव की पत्नी फगिया देवी के रूप में की जा रही है। सूचना पर झंडापुर थाना अध्यक्ष विश्व बंधु मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल पर जांच पड़ताल की जा रही है। बताया गया है कि महिला एक दिन पहले सोमवार को घर से लापता हो गई थी। परिजनों की खोजबीन करने पर भी महिला नहीं मिली थी। दूसरे दिन महिला अर्धनग्न अवस्था में खेत में मृत मिली है। परिजनों का आरोप है कि हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया है। मृतका के गले पर निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस महिला की मौत के कारणों का अभी पता लगाने में जुटी हुई है। बात करेंगे भागलपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बलाहा ग्राम की, जहां पर 2 गुटों में पत्थरबाजी तक हो गई। आपको बता दें कि जहां मामूली कहासुनी के चलते 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी शुरू हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। पत्थरबाजी की सूचना पर स्थानीय भवानीपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद इलाके में तमाम और तनाव का माहौल बन गया है। हादसे में 14 लोग घायल हो गए हैं। विवाद का कारण दोनों पक्षों ने अलग अलग बताया है। घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में एडमिट कराया गया है। 2 घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण मायागंज भागलपुर रेफर किया गया है। पुलिस पत्थरबाजी होने के कारणों का अभी पता लगाने में जुटी हुई है। यही हुआ, मेरा पिताजी 1 बजे जो उसको सूचना दिया कि हम 1 साल पहले जो है रमेश बाबू के समक्ष में नौकरी करवाए, उसके बाद हम नकल निकलवाए। उसको सूचना दी कि तुम भी जो है ना अपना नकल नौकरी करवा लो, ठीक है। तो बोला कि हम मेरा मर्जी, हम कब करवाएंगे नहीं करवाएंगे, तुमको पूछ के करवाएंगे। तो उसके बाद मेरा पिताजी कुछ नहीं बोला। नहीं बोलने के बाद वो जो है 7:30 बजे शाम में मेरा पूरे फैमिली पे हमला बोल दिया कि तुमको देखते हैं तुम कैसे घर बनाता है, नहीं बनाने देंगे। घर पे आए तो देखते हैं तो मेरा पूरा फैमिली को मार के गिरा दिया था। जब हम आए तो हम मेरे पर भी हमला बोल दिया।
बिहार में चुनावी माहौल के चलते अब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को घेरने का काम किया है। आपको बता दें कि विपक्षी दल तरह तरह के मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग को घेर रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में हमारे प्रत्याशी जीत रहे थे, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई। हमारे प्रत्याशियों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी सुनवाई नहीं की है। यह आयोग अब कैंसर की भूमिका निभा रहा है और संविधान को खत्म करने की कोशिश भी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आज चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय बीजेपी का चीयर लीडर बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सत्ता में आता है उसे संविधान के तहत काम करना चाहिए, न कि अपनी पार्टी के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराधों पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कंकड़बाग में हुई फायरिंग का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में हर दिन गोलीबारी और अपहरण हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है। हिरासत में पिटाई हो रही है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं तय की जा रही है। मुख्यमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है, वे केवल वही कर रहे हैं जो उनके खास लोग लिखकर दे रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम को खत्म करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नए चुनाव आयुक्त से उम्मीद जताई है कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, न कि किसी पार्टी के चेयरपर्सन के तौर पर फैसले लेंगे। चुनाव आयोग जो है, लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। जो विश्वसनीयता जो चुनाव आयोग की है, वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है, जो भी पॉइंटर्स क्वेरीज जो होती है विपक्षों की, कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करें, विपक्ष को सेटिस्फाई करें, या और कोई बात होती है, शिकायत होती है, तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाती है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जब मैच होता है तो 2 टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए हैं, दर्शक भी नहीं बन गए। अंपायर तो दूर की बात है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चीयर लीडर के तरह काम कर रहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर डबरा विकास खंड की पिछोर नगर पालिका परिषद द्वारा हर वर्ष की भांति गुरु कन्हर दास महाराज जी की तपोभूमि कालिंद्री धाम सराबोर पर कालिंद्री मेले का आयोजन 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में कालिंद्री महोत्सव का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी सुमन ने फीता काटकर किया। वहीं गुरु कन्हर दास महाराज जी के चित्र पर पुष्पहार चढ़ाकर कालिंद्री मेले का शुभारंभ हुआ। वहीं इस मौके पर बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। नगर परिषद अध्यक्ष राम जानकी पंडा, उपाध्यक्ष इरफान खान, मेला अध्यक्ष मोहन बाबू पांडे सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।